जय भीम साथियों, जय भारत। आज हम कल की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पूना पैक्ट पे, जो पूना पैक्ट जो हुआ बाबा साहब और मोहनदास करमचंद गांधी के बीच में, उस पूना पैक्ट का क्या इफेक्ट हुआ, क्या नुकसान हुआ, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। ये बात 1932 में बाबा साहब 24 सितंबर 1932 के बाद बाबा साहब काफ़ी इसके बारे में सोच विचार करने लगे कि जो कुछ भी 3 गोलमेज कॉन्फ्रेंस में समाज को जो मिला उस सब को खोने के बाद मेरे पास बच क्या गया, ये चीज़ सोच के, और वो अपने साथियों से, जो बुद्धिजीवी जो लोग बचे कुचे जो थे बाबा साहब के साथ, पेरियार से मिले, नारायणा गुरु से मिले, और आपके पंजाब उस वक्त जो संयुक्त भारत में जो पंजाब था, संयुक्त पंजाब था, उसमें जो बाबू मंगू सिंह मंगोवालिया थे, बी श्याम सुंदर जी थे, इन सब साथियों से मिले, उनसे चर्चा की, और उनके जो चर्चा करने के बाद दोबारा से इस विषय में कुछ सोचा कि भी इस पे क्या किया जाए। इतने में क्या हुआ कि उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया। आंदोलन चलते रहे, अलग अलग वैक्यूम का सत्याग्रह था केरला का, या दूसरे कोई ऐसे आंदोलन थे, आत्मसम्मान का आंदोलन, ये सारे आंदोलन चलते रहे। 1940 में आके और संविधान सभा का चुनाव आ जाता है। संविधान सभा के चुनाव के लिए बाबा साहब को अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जाना ज़रूरी था, पर इसके बीच में 1935 का एक चुनाव आता है। 1935 के चुनाव में जैसे गांधी और कांग्रेस ने, नेहरू ने, इन्होंने जो वायदा किया था उस वायदे से मुकर गए, और जो 78 सीटें बाबा साहब रिजर्व मतलब लेके आए थे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए पूरे भारत में, वो 78 सीटों को पूना पैक्ट में बढ़ा के 150 कर दिया गया। अब 150 सीटों में बाबा साहब को ये लगा कि कुछ लोगों को हम शायद चुन पाएंगे। वो प्रवेशनशील था, 1935 के एक्ट के अनुसार ये चुनाव हो रहा था। उस चुनाव में बाबा साहब के कोई प्रतिनिधि नहीं चुने गए, लेकिन कांग्रेस के 78 प्रतिनिधि या उसमें लोग जो उनके चुन के आ गए। तो बाबा साहब ने तभी कहा कि जो मुझे आशंका थी, जो 1932 की आशंका थी, वो 1935 में आते आते पूरी होगी। और कांग्रेस के और उसके लोगों ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस और गांधी के लोगों ने बाबा साहब को अंगूठा दिखाना शुरू कर दिया कि हमने, अब आपको रिजर्वेशन चाहिए थी, आप रिजर्वेशन ले लो, आपकी सीट तो एक भी नहीं आई। तो बाबा साहब को लगा कि ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया है, और बाबा साहब को लगा कि ये जो 1932 का जो पूना पैक्ट है, ये हमारे समाज के लिए डार्क एज है, और जो डार्क एज है तो उस डार्क एज को हमने ब्राइट एज में लेके जाना है। ये बाबा साहब ने एक प्लान किया। तो डार्क एज को ब्राइट एज में ले जाने के लिए वो प्रयास करने लगे, लोगों को तैयार करने लगे, लोगों को अभी अपनी पत्रिकाओं से, दूसरी चीज़ों से, और जो बाबा साहब को ये पॉलिटिकल इक्वलेंसी, जो राजनीतिक तौर पे हमारा वन मैन वन वैल्यू जो हुआ था, एक आदमी की एक कीमत है, बाबा साहब ने कहा कि आर्थिक और सामाजिक तौर पे मैं इनको एक करता हूँ। इसके आंदोलन बाबा साहब ने शुरू कर दिए थे। और ये जो आंदोलन था बाबा साहब के, बहुत बड़े आंदोलन थे वो, चाहे बेगार के खिलाफ थे या वो महाड़ का आंदोलन है, जो आंदोलन उस वक्त बाबा साहब ने चलाए, उस आंदोलन की अब गहराई में नहीं जाना चाहूँगा, वो एक अलग विषय है, क्योंकि मुझे इस विषय पे ज़्यादा बात करनी है कि 24 सितंबर 1932 के पूना पैक्ट का इम्पैक्ट क्या, उस पर चर्चा करना ज़रूरी था। तो उसमें बाबा साहब को ये लगा कि मुझे इसको
जो डार्क एज है, ये इसकी वजह से जो हमारे समाज के अंदर एक गहरा धब्बा या दाग जो लगा है उसको हमने ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए बाबा साहब ने प्रयास शुरू किए। इतने में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का चुनाव आ जाता है और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का जो चुनाव आता है तो 1935 का बाबा साहब का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। बाबा साहब को लगा कि 1935 में जो इन लोगों ने जैसे बदमाशियाँ की वो अब हमें ज़्यादा देर हमारे फ़ायदे की नहीं है। तो बाबा साहब ने क्या किया कि 1940 के चुनाव के लिए उन्होंने पश्चिमी बंगाल में जैसोर और खुलना एक सीट थी। जैसोर खुलना सीट में जो एक अब पाकिस्तान में चला गया वो एरिया, जैसोर खुलना फरीदपुर और पड़ीसाल जो ज़िला थे, वो यूँ मान के चलो कि आज का वो वहाँ का एक ज़िला, 2 ज़िले हरियाणा के बराबर, ये मान के चलो पंजाब और हरियाणा का जो इलाका था, इतना बड़ा इलाका वो था। उस एरिया से बाबा साहब ने एक चुनाव लड़ा। वहाँ से जब जीत के आए तो उससे पहले 1940 के इस चुनाव से पहले कांग्रेस और उसकी चंदाल चौकड़ी ने ये फैसला किया और कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में हम नहीं घुसने देंगे, हमने खिड़कियां दरवाजे और ये सब कुछ बंद कर दिए हैं और डॉक्टर अंबेडकर के लिए कोई रास्ता नहीं बचा इसमें आने का। तो बाबा साहब को हम रोशनदान से भी नहीं आने देंगे। तो बाबा साहब जब जैसोर खुलना की सीट से, पश्चिम बंगाल की सीट से, जिसके अंदर 52% आबादी जो है जैसोर खुलना में उनकी थी, चांडाल, जिनको आजकल नमोशूद्रा बोलते हैं, चांडाल लोगों की थी जो कट्टर थे इस मामले में। तो जैसोर और खुलना में वो बाबा साहब वहाँ चले गए और वहाँ से चुनाव जीत के आ गए। अब यहाँ एक बड़ी विडंबना है कि इनको यहीं तक भी काम नहीं चला। इन लोगों ने कहा नहीं ये आ तो गया, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को रोका कैसे जाए। वो इससे भी नीच ताप उतरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस और सारे की सारी मंडली कि हमने जैसे आज मोदी जैसे लगा हुआ, सेम वही करतूत पंडित जवाहरलाल नेहरू इन लोगों की थी बाबा साहब के प्रति। दलितों के लिए, SC ST के लिए, OBC के लिए उनकी कोई अच्छी सोच नहीं थी। तो उन्होंने फैसला लिया कि क्यों ना हम ऐसा एक काम करें, जैसोर, खुलना और फरीदपुर और पड़ीसाल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आबादी, 52% से ज़्यादा आबादी उनकी थी, चांडाल लोगों की थी, उस आबादी को उन्होंने जीना को सौंप दिया। और जीना को सौंप के ये कहा भाई ये तुम्हें गिफ्ट है इसके साथ। यानी आजकल मार्केट में के नियम है ना, एक के साथ एक फ्री। उन्होंने कहा ये भी लो। और इसके साथ साथ एक और, जब RSS के लोग, तब तक RSS ठीक ठाक सितम आ गई थी, उन्होंने कहा ये जो है ना ये बाद में ख़राब करेंगे बुद्धिस्ट लोग। तो चिट्टागांव का एरिया जो है था, ये मान के चलो त्रिपुरा के साथ वाला एरिया वो आप कह सकते हो। तो 9 जुलाई 1947 को क्या हुआ, चिट्टागांव में 97% आबादी जो है बुद्धिस्टों की थी। 97% आबादी बुद्धिस्ट। उन्होंने कहा ये क्यों लेते हो, ये तो हमारे लिए बड़े ख़तरनाक होंगे। तो वो भी उन्होंने इसके साथ एक और दे दिया। चिट्टागांव का पहाड़ी एरिया, वो पहाड़ी क्षेत्र था, वो भी बांग्लादेश को उन्होंने सौंप दिया। ये तो जब उन्होंने कहा जीना ने कि तुम बड़े मेहरबान नज़र आते हो, तो जीना को कहा मेहरबान नज़र नहीं आ रहे। अब कहता है ये सिर दर्द हम आपके साथ भेज रहे हैं कि जिस जगह से डॉक्टर अंबेडकर और BP मंडल जहाँ से चुन के आए हैं वो हम आपको एरिया देते हैं। तो बाबा साहब जब आए तो उन्होंने कहा मैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का पहला सम्मेलन बुलाना चाह रहे थे, तो उससे पहले वो दिल्ली में आए बाबा साहब। उन्होंने कहा, तो गांधी और नेहरू ने कहा कि अब आप जो है पाकिस्तान का जाके संविधान लिखो, हमारे यहाँ कोई संविधान के लिए आपके लिए कोई जगह नहीं है। जिस असेंबली से आप चुन के आए हो वो असेंबली सीट पाकिस्तान को दे दी हमने। अब बाबा साहब को बड़ी मुश्किल खड़ी होगी, भी क्या करें। जो कुछ हमने थोड़ा सोचा था 1932 की घटना से, जो कुछ हमने जो गंवाया था, मैंने सोचा आगे कुछ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कुछ कर पाऊँगा, वहाँ तो मेरे में योग्यता है, लायकी है, मैं इस चीज़ को ठीक कर पाऊँगा। तो बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ कि मैं क्या करूं। तो लास्ट में उनका एक ही सहारा था, वो इंग्लैंड गए, वहाँ के इंग्लैंड सरकार से मिले, उनको कहा कि देखो ये हुआ है। तो उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी को उनको बुलाया कि अगर तुम्हें देश को आज़ादी चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें डॉक्टर अंबेडकर को अपने यहाँ से विधानसभा से, अपने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में आप इसको लेके आओ।
अब क्योंकि मास्टर था, उनका हुक्म इन्होंने मानना ही था, तो 9 जुलाई 1947 को कांग्रेस को मजबूर होके कांग्रेस को और बाबा साहब को वहाँ से चुनाव जितवा के लाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। और जब इन्होंने कहा था कि भाई आप जो है आपको हमने खिड़की दरवाजे और रोशनदान हमने बंद कर ली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, तो बाबा साहब ने कहा मैं अब आ गया हूँ, अब मैं अपने देश के लोगों की, अपने समाज के लोगों की किस्मत को मैं बदल के रहूँगा। ये बात जो है बाबा साहब ने कही। लेकिन बाबा साहब ने अपने लोगों को 1932 में एक बात कह दी थी कि मैं तुम्हें 50 साल का एक टाइम देता हूँ कि आपने अपने समाज को तैयार करके ट्रेनिंग देगी, इतना तैयार करना है कि अब हम इस लड़ाई को हम आगे तक लेके जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। बाबा साहब ने ये फैसला लिया, और ये कि उस वक्त इन्होंने फैसला लिया कि सामाजिक गैर बराबरी, आर्थिक गैर बराबरी की हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। और साथ साथ उनके बाबा साहब की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी या जो भी पार्टी, बाद में उन्होंने RPI बनाई, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई बाबा साहब ने। तो रिपब्लिकन पार्टी RPI तो बाबा साहब उससे पहले 1956 में उनके पंडित जवाहरलाल नेहरू उनकी साजिश का शिकार हो गए और बाबा साहब दुनिया से सदा के लिए चले गए। तो ये एक जो था, इससे एक हमारे बीच में एक चमचा एज, डार्क एज है। डार्क एज को बाद में कांशीराम जी ने इसी को है ना मतलब चमचा एज है, गुलाम राम इसको साहब कांशीराम जी ने कहा। तो इसके ऊपर हम कल चर्चा करेंगे, आज इतना ही। और इसके लास्ट में कि बाबा साहब उस वक्त क्या चाहते थे, तो हमारे एक बहुत बढ़िया रत्तू रंधावा एक बहुत अच्छे गीत लिखते हैं। रत्तू रंधावा के एक गीत इसके साथ आप सुनेंगे, जो गायिका है प्रेमलता, बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में वो गाते हैं। तो आप बाबा साहब की उंगली का इशारा इससे सुन के इस कार्यक्रम को इस पे मैं आज यहीं समापन करने की घोषणा करता हूँ। इस गीत के बाद जो है आप इसको आगे बढ़ाएंगे। तो आप इस कार्यक्रम में आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? हर रोज़ हम इसके ऊपर एक वीडियो डाल रहे हैं। आप अपने यारों, दोस्तों को, मित्रों को इसका शेयर करेंगे। आप अपने इस श्रमण भारत टीवी को, श्रमण भारत जो हमारा चैनल है, श्रमण भारत चैनल को अपने दोस्तों को, मित्रों को, उनको सबको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। और इसके जो बेल आइकॉन है उसको दबा के आप इसको जो है ऑल पे बेल आइकॉन को दबा के और उसको आगे हमारा हौसला बढ़ाएंगे। तो इन सब बातों के साथ जय भीम, जय भारत।